वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए, कल आर्टिकल डिस्कस नहीं हो पाया, ठीक है, तो 5th और 6th जो दोनों का आर्टिकल्स है उसको कंबाइन करके करते हैं। और आपको मैंने पहले भी बोला था 5th को कि देखिए अभी इस वीक ना इलेक्शन का वीक है यूएसए का, ठीक है, तो डेफिनेटली ज़्यादातर इशूज़ ना पूरे न्यूज़पेपर एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन तक तो है ना यूएसए के इलेक्शंस के बारे में ही रहेगा। 5 को भी था और 6 और 7 आज देख लो, आज पूरे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ यूएसए के रिजल्ट्स के बारे में ही हैं। देखिए, ऑल्दो अभी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है ऑफिशियली, लेकिन अभी जो काउंटिंग्स चल रही है उसमें मेजरली ये देखा जा रहा है जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं वही जीतेंगे यूएसए के इस इलेक्शन को, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी जो है हमने यहाँ पे आर्टिकल में राइटर ने क्या बताया है कि यूएस में अगर बाई चांस मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो वो इंडिया के साथ साथ ग्लोबली क्या क्या चैलेंजेस को लेके आएगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या पॉजिटिव है उनका, क्या नेगेटिव है। क्योंकि देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी अलग है, ठीक है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो एक्शंस हैं, क्योंकि वो एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम तो नहीं आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो उनका सेकंड टर्म है, ऑलरेडी वो 17 से रहे हुए हैं 2021 तक 20 तक, ठीक है। तो इसलिए उनके जो पुराने काम हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है राइटर बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली कुछ कुछ आस्पेक्ट बता रखा है, उसको पूरे को हम एक साथ कंबाइन करके, अब जैसे यहाँ आज 7 तारीख है तो आज भी जो है ट्रंप इकोनॉमिक्स एंड इंडिया के बारे में था और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, चाहे आइडिया पेज हो, चाहे जैसे आज का ही आइडिया पेज देख लिया उसमें भी ट्रंप एंड द वर्ल्ड है, ठीक है, फ्रंट पेज पे भी यही था। और ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करके करेंगे। इसके अलावा कल के आर्टिकल्स में एक आर्टिकल था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39B क्लॉज के ऊपर जो है एक नया वर्डिक्ट दिया है, क्या है वो देख लेते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल जो है आज कल का है, सॉरी ये भी, ठीक है, क्योंकि आज तो मेजरली आर्टिकल्स हमारे ट्रम्प के ऊपर हैं। और आज आर्टिकल जो है कल का एक आर्टिकल था कि यूपी का जो मदरसा एक्ट वाला जो वर्डिक्ट इलाहाबाद ने दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड अवॉइड कर दिया, स्टे लगा दिया। एक्चुअली इस पर नल एंड अवॉइड नहीं, इस पर स्टे लगा दिया है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है अभी स्टे लगाते टाइम कुछ चीज़ें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे। तो क्या है वो जजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रम्प की अगर बात करें तो देखिए अभी आपको पता है इलेक्शन चल रहा है और ट्रम्प जो है नियरली 47th ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो बनेंगे, ठीक है, यूएसए के। तो अभी जितनी पोलिंग अभी हुई है, काउंटिंग चल रही है, अभी टाइम लगेगा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जितना अभी मेजरली देखा गया है ट्रम्प आगे हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए बहुत बड़े लेवल पे अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर अब मान लीजिए ट्रम्प अगर आ भी जाते हैं, मान लीजिए हम लेके चलते हैं मेजरली, क्योंकि जो कमला हैरिस है इनकी वोटिंग का जो रेशियो है वो बहुत कम आ रहा है। क्योंकि एक तो मेजर रीज़न इनका ना आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक्चुअली इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस कैंडिडेट के सामने, है ना। तो इनका जो कहीं ना कहीं जो एक प्रेजेंटेशन है वोटिंग के टाइम पे वो इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम अब ट्रम्प के केस को लेके चलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आने का चांस इनका ज़्यादा है। तो अगर ये आते हैं तो क्या क्या फेलियर या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। देखिए, जब ट्रम्प अभी इलेक्शंस के लिए जो कैंपेन कर रहे थे ना, तो उसमें इंडिया के लिए उन्होंने सीधा सीधा पता क्या बोला, इंडिया और चाइना के लिए, कि इंडिया और चाइना स्पेसिफिकली इंडिया जो है बहुत बड़ा ट्रेड अब्यूज़र है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा यूएसए पे जो यूएसए को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में से इंडिया जो है सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करने पे। जब यूएसए इंडिया को इंपोर्ट करता है, यानी इंडिया इंपोर्ट करता है यूएसए से, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है इंडिया लगाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इन्होंने इसको इंडिया को बहुत ही बड़ा एक अब्यूज़र बताया है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर अब वो आते हैं तो नेक्स्ट जो है इंडिया के एक्सपोर्ट पे, यानी इंडिया जो अब यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा उन पे टैरिफ लगाएंगे नियरली अराउंड 75 बिलियन की वर्थ का। तो ये बहुत बड़ा झटका रहेगा इंडिया के लिए। दैट मीन्स इंडिया के लिए जो है ट्रम्प का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, एक पुराना डिस्प्यूट जो है राइटर यहाँ पे ये याद दिला रहे हैं। एक्चुअली जब ट्रम्प पहले टाइम पे आए थे ना, 1.0 2017 का जब टेन्योर था, तो क्या होता है कि देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, ठीक है, जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है।
जो भी डिस्प्यूट होता है उसको जो सुनना है वो काम वर्ल्ड WTO करता है। तो इंडिया ना WTO का मेंबर भी है, लेकिन इसके अंदर में ना ये डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में है और ये अपने आप को एक पॉवर्टी नेशंस का कैटेगरी टैग लिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा आज भी पता है आपको नियरली 60 से 65% जो ऑक्यूपेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीगेरियन कंट्री है हम, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, इस डेवलपिंग के टैक्स के फ़ायदे से क्या होता है, टैक्स से अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है ऑन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, ठीक है। इसके अलावा और सब्सिडीज़ देना, मंथली पैसे के फॉर्म में सब्सिडीज़ देना, तो ये सारे फार्मर्स को जो है सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रंप ने एलिगेशन लगाया था कि WTO अपना एक क्राइटेरिया रखता है कि कोई भी कंट्री जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इतना ही एक लिमिट अमाउंट में ही जो है सब्सिडी दे सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सब्सिडी अगर आपने ज़्यादा लगाई ना, कोई भी कंट्री, मान लीजिए इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी है, तो क्या होगा, फार्मर्स के लिए बहुत ही कम सस्ते पे, कम कॉस्ट पे कोई प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो बहुत ही चीप प्राइस पे एक्सपोर्ट करेगा। तो जो नेशन इसको रिसीव कर रहा है ना, उसकी मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, क्योंकि भैया इंडिया से आने वाला प्रोडक्ट जहाँ बहुत 10 रुपये का है, वो उनके कंट्री में वो 25 रुपये का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो 10 रुपये वाला प्रोडक्ट लेगा। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये चीज़ जो है एलिगेशंस लगाया गया बाइडेन ट्रम्प के टाइम टेन्योर में, जब 17 से वो 21 के टेन्योर में थे, तो उन्होंने WTO पे ये कंसर्न रेज किया था, ठीक है। तो ऑल्दो इसको बाइडेन ने जो है इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, जब बाइडेन का भी टेन्योर 21 से 24 तक का टेन्योर था, इन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। लेकिन ट्रम्प वापस करने का चांस ज़्यादा है। और ऊपर से इस वजह से क्या किया, अब इंडिया के साथ, इंडिया या जो USA है, ठीक है, USA के साथ जो भी ट्रेड कोई भी कंट्री करता है, उसको एक बेनिफिट मिलता है GSP प्रोग्राम का। GSP प्रोग्राम पता क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है। एक्चुअली USA जो पुअर नेशंस है ना, उन्हें एक सपोर्ट देता है कि आप जो है अपना लेस टैरिफ पे जो है यहाँ पे जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, या अपने प्रोडक्ट को जो है, यानी ड्यूटी फ्री जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की जो एक छूट है वो देता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत USA। तो USA ने क्या करा, इंडिया को दे रहा था वो काफ़ी लंबे टाइम से ये GSP प्रोग्राम का फ़ायदा, लेकिन अब जो है 2019 के बाद से USA ने इसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया को जो है कम से कम 5 बिलियन का लॉस हुआ है एक्सपोर्ट में। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट हम पहले कम रेंज में बेच कर फ़ायदा ज़्यादा ले रहे थे, उसको ज़्यादा रेंज में बेच के हमें लॉस उठाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बर्नस्टीन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अगर ट्रंप आते हैं तो ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ा हिट होगा। आपको पता है चाइना बहुत बड़ा ट्रेडर है USA को एक्सपोर्ट करने में, USA बहुत बड़ा इम्पोर्टर है चाइना का। तो यहाँ पे ऑल्दो देखो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है 1+ नेशन की स्ट्रैटेजी बन रही है, तो इस चीज़ से कौन ज़्यादा नाराज़ है या फिर कौन ज़्यादा एक नाराज़गी रहती है, तो वो उसको रहती है USA को। USA में स्पेसिफिकली जो ट्रंप का टाइम पीरियड था उस समय 2017 से 21 में भी इन्होंने जो है चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स और ट्रेड वॉर भी उसी टाइम बहुत ज़्यादा चला था, ठीक है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ इंडिया की बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है इंडिया अपनी तरफ से, उस पर इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। और इंडिया जो है IT सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज को जो यहाँ पे माइग्रेट होते हैं उन्हें इम्पैक्ट होगा। उनका जो H1B वीज़ा है वो इम्पैक्ट का चांसेस है। इसके साथ साथ जो है रुपी जो है वो डाउनफॉल होने का ज़्यादा जो है उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन के वजह से यहाँ पे रुपीज़ का जो इम्पैक्ट है वो डाउन होगा, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रंप के आने से इंडिया को फ़ायदा ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बीच भी कुछ फ़ायदा है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं कि क्या होता है कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने एक चीज़ तो ये देखा है कि जैसे अब इन्होंने अपने कैंपेन में बोला कि अब USA है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल पे ट्रेड करेगा, ऑयल का एक्सट्रैक्शन करेगा, ठीक है, अपने कोस्टल रीजन से। जैसे आपको पता है कि USA का अगर आप मैप देख लोगे, ठीक है, अगर USA का ये मैप है, एक मिनट में वापस बना देती हूँ। जैसे आप ये हडसन की ये बे ऑफ बंगाल कह रही हूँ, ये आई थिंक थोड़ा बहुत बन रहा है ये, ठीक है। ये रॉकीज़ है, आपको पता है। यहाँ पे ये पनामा और यहाँ पे साउथ अमेरिका शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पनामा है, ठीक। यहाँ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ कैरिबियन आइलैंड है।
तो यहाँ पे जो इनका जो कोस्टल एरिया है, ये तो ऑल्दो नवादा डेजर्ट है, यहाँ पे रॉकीज़ है, ठीक है। ये वाला जो ईस्टर्न कोस्ट है, इस वाले में थोड़ा बहुत, इस वाले कोस्ट में जो है ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का जो है प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ताकि अब यूएसए ग्लोबली जो है ऑयल को एक्सपोर्ट कर सके। तो इससे एक तो फ़ायदा ये है कि जो इंडिया वेस्ट एशियस कंट्रीज़ पे डिपेंडेड है, जैसे ईरान पे है, इराक पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, सऊदी अरेबिया, तो अब इसको यूएसए से मिल जाएगा। एक पॉजिटिव ये है, ठीक है। तो एक तो ये पॉजिटिव है, बाकी मेजरली चीज़ें नेगेटिव ही बताई जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चैलेंजेस है अगर ग्लोबली देखोगे तो देखिए चाइना के लिए एज यूजुअल, जैसे इन्होंने बताया कि क्योंकि चाइना के ऊपर यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ट्रंप के नेक्स्ट आने पे ये जो है टैरिफ को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या हुआ है ना, ट्रंप ने अपने जो भी वोटर्स थे उनको ये मैसेज दिया कि अब ट्रंप क्या करेंगे, अपने होम टाउन पे जो टैक्स लगता है ना उसको एकदम कम कर देंगे या फिर जीरो पे ला देंगे, खत्म कर देंगे। और अब देखिए सरकार को क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। सरकार को मनी इसलिए चाहिए होता है कि भैया देश के जो भी इकोनॉमी है, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स होती हैं, जो भी हेल्थ सेक्टर होता है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए पैसा कहाँ से लाती है, टैक्स से लाती है। तो यहाँ पे ट्रंप ने सीधा सीधा अपने कैंपेन में अनाउंस किया कि मैं जो है अपने इन जो सिटीज़न हैं उनसे टैक्स कम लूँगा या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर लेकर, जो बाहर से नेशन जैसे चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, जो नेशन यूएसए को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर यहाँ जो ट्रेड करते हैं, मैं उनसे टैरिफ ज़्यादा वसूल करूँगा। तो उस पैसे से मैं यहाँ लोगों की जो वेलफेयरनेस है उस पर काम करने की यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट ट्रंप ने करी है अपने कैंपेन में। तो जिसकी वजह से चाइना के साथ साथ ग्लोबल के बहुत सारे नेशंस को ये इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन पॉलिसी पे इन्होंने बोला है कि सीधे सीधे ट्रंप ने, ऑल्दो देखिए 2016 पे भी काफ़ी हॉट टॉपिक था कि जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से या फिर कनाडा से जो है माइग्रेट होकर इलीगली जो है यूएसए के जो यूएसए का जो टेरिटरी है उसके अंदर में जो एंटर करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे जैसे कि पिछली टाइम पे भी इन्होंने बोला लार्जेस्टली जो कम से कम 1000+ जो लोग हैं वो इंडिया से लीगल माइग्रेंट थे, ठीक है। इस पे इन्होंने बोला स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ऑल्दो आपको पता है कि जो मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास एक वॉल भी खड़ी करी थी ट्रंप ने जब उनका टेन्योर था 17 और 21 में, अगर आपको याद हो तो काफ़ी न्यूज़ में था ये, ठीक है। इसके अलावा वही सेम चीज़ है टैरिफ पे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, यूएसए ना इंडिया को हार्ले डेविडसन करके एक मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत फेमस बाइक है, आपने देखी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जब इंडिया में आता है तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो गया है इंडिया में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है यूएसए, जिसकी वजह से ट्रंप ने ये चीज़ बोली है कि यहाँ पे इंडिया को कम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हम, वरना अदरवाइज हम तो टैक्स अपना बढ़ाएंगे जो इंडिया का प्रोडक्ट यहाँ पे यूएसए में आएगा, ठीक है। ऑल्दो हैरिस कैंपेन है, जो कमला हैरिस है, उनके उस कैंपेन में तो ऐसा कुछ जो है हमें नहीं नज़र आया, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बात करें तो एक पॉजिटिव ये है कि ट्रंप थोड़े ह्यूमन राइट्स के एज सच इतना सपोर्टिव नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया कि जब हमने 370 जम्मू एंड कश्मीर में हमने जब अबॉलिश किया था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर के केस में उन्होंने बोला कि राइट टू सेल्फ डिफेंस मैटर करता है रेदर देन नेबर और ह्यूमन राइट्स से ज़्यादा, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे लेकिन कमला हैरिस ने इस चीज़ का अगेंस्ट किया था, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेसी, वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स को फोकस करती है, जिससे जॉय बाइडेन भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं अलग अलग हर एक कैंडिडेट्स के, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो बताई है, आई होप आपने ये सब कर लिया। हाँ, इसके अलावा जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये ट्रेड्स के बारे में है। इन्होंने एक्चुअली इसमें बताया कि ट्रेड के साथ देखिए यूएस का ट्रेड इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, देखिए यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 120 बिलियन फिजिकल ईयर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 देखोगे तो 120 बिलियन का ट्रेड हुआ यूएस और इंडिया के बीच में। चाइना के बाद इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप है यूएसए के साथ, जो कि फेवरेबल है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ नुकसान जो है इंडिया को ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो चीज़ जैसे अभी यूएस के अकॉर्डिंग है ना, यूएस ने बोला है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट के आइटम्स में टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखता है, जो
प्रोडक्ट पे टैक्स पहले 10% था उसको उसने 18% कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिया के द्वारा जो इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडिया की तरफ से यूएसए को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो चीज़ आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे WTO वाला इशू जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, जिसमें इन्होंने बोला कि एलिगेशंस भी लगाए, काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस भी हुए। ऊपर से जो है यहाँ पे यूएसए एक्चुअली जब से आए हैं, यूएसए में जब ट्रम्प आए थे ना, उन्होंने एक्चुअली WTO में क्या होता है कि देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे यूरोप के नेशंस हैं, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है, स्कैंडिनेवियन जो भी कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा ठीक है, ये नेशन सारे WTO में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्हीं के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये बनाए गए थे। लेकिन जब से ट्रम्प आए ना, उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए ना WTO काम सही से नहीं करता, और स्पेसिफिकली तब से ज़्यादा काम नहीं करता 2001 के बाद से, जब से चाइना इसका मेंबर बनने लग गया है WTO का। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब WTO के अब जो कोई मेंबर्स बनना होता है, जज है, जुडिशरी, जब उनके अपॉइंटमेंट्स की बारी आती है, तो यूएसए अपने आप को बैकअप कर लेता है, पीछे खींच लेता है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि यहाँ पे अब चाइना की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे जो है फ़ायदा उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इशू और बरकरार रहने वाला है। इसके अलावा टैरिफ वॉल पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पे ट्रम्प जब आए थे फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, 25% टैरिफ लगा दिया स्टील पे, 10% टैरिफ लगा दिया एल्यूमिनियम पे, जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था यूएसए। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। इवन ये चीज़ जो है बाइडेन के टाइम पे आप नहीं देखोगे। ठीक है, बाइडेन चाहे इंडिया हो चाहे यूरोप हो, इनके साथ, दोनों के साथ अच्छी दोस्ती बना के चली थी। लेकिन ट्रम्प दोनों ही नेशन, चाहे इंडिया हो यूरोप हो, इनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन नहीं रहा था पहले टर्म पे भी। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेड, जैसे यहाँ पे बताया, चाइना और ब्राज़ील और इंडिया को बाइडेन ने सीधा जो है ये बोला है कि ये लोग टैरिफ किंग हैं, ट्रेड अब्यूज़र हैं। स्पेसिफिकली इंडिया तो है जो 2014 में 13% टैरिफ लगाता था, आज वो 18% यूएसए पे लगाता है, जो चीज़ जो है नहीं मानी जाएगी। तो काइंड ऑफ काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ हाई होने की वजह से ही ना इंडिया का मार्केट जो है वो वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको से पीछे है, अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए हर कंट्री जो है ना अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बचाने के लिए हमेशा टैरिफ जो है लगा के रखती है। ठीक है, और इंडिया ने इसी चीज़ के लिए जो है PLI स्कीम्स भी लगाई हैं, ताकि फ़ायदा एक्सपोर्टर्स के लिए भी हो और इंपोर्टर्स के लिए भी हो। आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में क्या होता है कि आप अगर इंडिया में आकर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें सब्सिडी दी जाएंगी आपको, कुछ परसेंट है ना, लेकिन कुछ परसेंट आपको रॉ मटेरियल इंडिया से ही लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें जो है कंट्री अपने प्रोटेक्शंस के लिए करती हैं। ठीक है, लेकिन यूएसए इस चीज़ से नाराज़ है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि चाइना से, जैसे कि इन्होंने बोला है कि चाइना से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूएसए में आ रहा है उसमें नियरली 25 to 100% इस पर जो है टैरिफ बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्शंस है उसमें टैक्सेस बढ़ेंगे, जिसके वजह से इंडिया के साथ चाइना और भी नेशंस जो है जहाँ से यूएसए इंपोर्ट करता है उन सबको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि इससे क्या होता है कि देखिए जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी काफ़ी हाई होगा। इन्फ्लेशन जो कि माना जा रहा है कि 2026 तक 6 से लेकर 9.3% हो सकता है, और ये चीज़ हमारे इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जेम्स हैं, ज्वेलरी है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो इम्पैक्ट होने वाली होगी। अगर यूएसए ने इस तरीके से टैरिफ बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे सीधा जो डिमांड है वो कम होने के चांसेस हैं, और इससे हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक सर्कल है जो उम्मीद की जा रही है यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर ट्रम्प आते हैं, तो बाकी देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम और इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इन्फ्लेशन का, जैसे हमने पहले डिस्कस इसमें कर लिया। ग्रीन कार्ड होल्डर का देखिए, एक्चुअली इसमें ट्रम्प ने अपने जो कैंपेन है इसमें सीधा बोला है कि मैं अगर आया तो मैं ऐसे करूँगा कि अगर आप कॉलेज के ग्रेजुएशन पास कर चुके हो तो अब आपको जो है ऑटोमेटिकली कॉलेज का जो है यूएसए का जो है ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। दैट मीन सिटीजन प्रायोरिटी को ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो है एलॉन मस्क, जो बहुत बड़े एक टाइकून हैं, बिजनेस बिलियनर हैं, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जॉय बिडेन की पार्टी थी ना, वो एलॉन मस्क को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन जो ट्रम्प की पार्टी है वो एलॉन मस्क को ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ट्रम्प की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, प्रो कैपिटलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन एलॉन मस्क ने ये भी चीज़ मांगी थी कि देखिए इंडिया में जो है अभी तक क्या होता है,
टेस्ला का जो ब्रांच है वो नहीं ओपन हो पा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि ट्रंप जो है इंडिया में टेस्ला के जो कंपनी है उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे बनाने के लिए जो है चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, वो करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑल तो यहाँ पे जो है अभी चाइना के साथ भी जो है मीटिंग है। अभी आपको पता है कि फेडरल ओपन मार्केट की कमेटी भी बैठने वाली है यूएसए की अभी 6 और 7 नवंबर में, जिसमें डिसाइड होगा क्या क्या मार्केटिंग का क्या इन्फ्लेशन है, क्या का ट्रेड रखना है यूएसए की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे हमें जो है इम्पैक्ट करने वाली हैं, स्पेसिफिकली चाइना को, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक चैलेंज H1B1 का वीज़ा है। देखिए H1B जो वीज़ा है वो क्या है, वो एक्चुअली ये है कि ये अमेरिकन की जो कंपनीज होती है ना, उन्हें अलाउ करती है गवर्नमेंट कि आप अपने कंपनी के काम के लिए बाहर से आपने जो टेक्निकल लोगों को मंगवाना है किसी भी नेशन से, तो आप उन्हें मंगवा सकते हो, स्पेसिफिकली जैसे बैचलर डिग्री के या मास्टर्स डिग्री के लिए, ठीक है। ये H1B वीज़ा प्रोग्राम है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रॉब्लम ये हुआ 2019 के बाद से, जब ट्रम्प स्पेसिफिकली जब टर्म में था ना, फर्स्ट टर्म में, इन्होंने इस पर एक लिमिट लगा दी कि भैया हर साल 65,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो हैं वो H1B वीज़ा के तहत इससे एक्सीड करके नहीं आएंगे। 65,000 ओवरऑल ग्लोबल से, सोचिए यहाँ पे यूरोप से भी आते हैं, जापान से भी आते हैं, कोरिया से भी आते हैं, इंडिया से आते हैं, चाइना से लोग आते हैं, तो ओवरऑल H1B वीज़ा जो है वो 65,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसका टैग लगा दिया था, जो चीज़ बहुत बड़ा हवा मचा था, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का अगर आप बात करोगे ना, तो नियरली देखिए 2023-24 का अगर हम देखें तो 72% इंडियंस जो है, नियरली 3-3.5 लाख के आसपास जो सिटीजन्स हैं, यहाँ से इमिग्रेशन करके जाते हैं सर्विसेज के लिए, स्पेसिफिकली IT सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है। और देखिए अलग अलग फील्ड है, जैसे कि आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन है, मेडिकल इसमें कंपनसेशन में H1B1 जो है मिलता है, उसमें जो है इंडियंस का काफ़ी जाना है। तो यहाँ पे ये अब उम्मीद करी जा रही है कि शायद अब जो है अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो वापस शायद ये H1B वीज़ा का जो इशू है वापस से उभर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये सारे समझ में आया होगा क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कॉपरेशन एंड डिफेंस, टेररिज्म एंड एनर्जी पे ये है कि देखिए ऑल्दो जब ट्रम्प आए थे ना, तो 2017 में ट्रम्प इंडिया भी आए थे, विजिट हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। और यहाँ पे अहमदाबाद के जो स्टेडियम है वहाँ पे भी बहुत बड़ी स्पीच हुई थी उनकी, हाई लेवल का जो प्रोटोकॉल के साथ उन्हें वार्म वेलकम दिया गया था इंडिया के द्वारा। तो उस समय उस मीटिंग्स में ना यूएसए और इंडिया ने जो है सीधा अपने यूएसए ने जो है इंडिया को सपोर्ट करते हुए सीधा अनाउंस किया कि जो जैश ए मोहम्मद है, जो मसूद अजहर है, जो मेनली पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो उसके जो मेन टेररिस्ट है उसे पकड़ने के लिए या फिर उसे जो भी है उनके लिए जो है सीधा कंसर्न रेज किया कि हाँ हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 2018 में जो इंडिया पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इसे ग्रे एरिया में लिस्टेड करने के लिए, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए कोई नेशन जब ग्रे एरिया में लिस्टेड हो जाता है ना, तो बाकी कोई भी कंट्री उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखती है, ठीक है। तो सेम इंडिया के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ पे कंसर्न, मतलब यहाँ पे आवाज़ उठाई गई थी कि पाकिस्तान को जो है ग्रे एरिया में डाला जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सीधा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आज भी जो है ये ऑल्दो आई थिंक ग्रे एरिया से ये हटा दिया गया है, कुछ टाइम पीरियड के लिए डाला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है इंडिया और यूएसए ने उस समय 2018-19 के आसपास जो है एनुअली जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है उसके लिए साइन किया, टाई अप किया, जिसको STA बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, कि हम जो है 18 बिलियन एनुअली जो है लेन देन करेंगे डिफेंस के जो प्रोक्यूरमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारे डिफेंस मिसाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यूएसए ने 2020 में जब गलवान वैली में चाइना और इंडिया के बीच में जब मुठभेड़ हुआ था, तो तब जो है वॉशिंगटन ने इंटेलिजेंसी ब्यूरो शेयर करा था, काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी रही हैं, ऐसा नहीं है पूरा नेगेटिव रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को जो अपने जैसे कि इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड बढ़ने की वजह से 6 लार्जेस्ट सोर्स बना ये हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट्स का इंडिया जो है यूएसए से, ठीक है। और यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी जो है ये टैरिफ के मामले में अगर बात आती है, इमिग्रेशंस की बात आती है, तो वहाँ पे ट्रम्प जो है थोड़े से अपने प्रो यूएसए हो जाते हैं, ठीक है। यानी ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि भैया हमारा नेशन पहले होना चाहिए, हमें फ़ायदा पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि अगर ट्रम्प आते हैं तो कितने पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कि इमिग्रेशन है, ह्यूमन राइट्स है, चाइना, इंडिया के लिए, ट्रेड के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, एनर्जी ऑयल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नया नहीं है, सेम पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में है कि यहाँ पे कि
जैसे कमला हैरिस है वो एक्चुअली इसलिए भी नहीं आ पाई है, जैसे इन्होंने बताया है कि कमला हैरिस ने जो है अबॉर्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया था। दैट मीन्स यहाँ पे अपने कैंपेन में बोला था कि एक्चुअली क्या यूएसए में अभी ना अबॉर्शन कराना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कमला हैरिस ने कहा कि अगर मैं आई रूलिंग पे तो मैं यूएसए से इस अबॉर्शन के जो बैन है इसको हटा दूंगी। लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि शायद ये जो वोटर्स हैं उनके लिए इनफ नहीं था अगर हम ट्रंप के कंपैरेटिवली देखें, ठीक है। और ऊपर से जो है अभी डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी की ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो अभी 4 साल से जब जॉय बाइडेन थे तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस करना पड़ गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा खुंदक थी, एक गुस्सा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या ट्रंप ये सारे प्राइस कम करेंगे, ठीक है, ये जो महंगाई बढ़ रखी है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन है, वो तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। इसके अलावा जो है देखिए 2000 आपको पता होगा 19 में ना यूएसए पेरिस क्लाइमेट से, जैसे यूनेस्को है या फिर यूएस पेरिस क्लाइमेट, इसको सीधे सीधे नकार दिया था। यूनेस्को से तो मेंबरशिप ही हटा दिया था यूएसए ने ट्रंप के टाइम पे। ट्रंप ने सीधा सीधा बोला कि ये है ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है डेवलप्ड नेशन, यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशन से पैसा वसूलने का। सीरियसली बहुत अजीब इंसान है ये जो मिस्टर ट्रंप है ना, बहुत ही अलग है। मतलब दुनिया एक तरफ चल रही है, ये अलग तरफ से चलेंगे। और इवन पता है इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बोला था, ये झूठ है, फेक है, कुछ भी नहीं है क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ है, तो है ना। और इसी टाइम पे इनके टाइम पे देखिए पेरिस क्लाइमेट के लिए जो कोल के लिए, जैसे हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, सोचो यूके ने अपने 140 पुरानी जो इंडस्ट्री है उसको बैन कर दिया कि कोल से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगे। लेकिन वहीं यूएसए अलग है। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से 17 से 21 के बीच में ना सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कोल का यूज़ हुआ है। सोचिए ये ऐसे पर्सन है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखी जा रही है कि शायद ये इकोलॉजिकली ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो देखिए क्या होता है कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी थी अभी जॉय बाइडेन की, तो जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा तो आपको पता है कि यूएसए एकदम से यूक्रेन के सपोर्ट में भाग गया, है ना, और यूक्रेन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, जो भी मिसाइल्स जो भी देना था कि ताकि वो रशिया पे अटैक करे। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ऐसे नहीं है। ट्रंप थोड़े से जो है वॉर से बचते हैं, क्योंकि ट्रंप को अपना पैसा बहुत प्यारा लगता है, अपने नेशन का जो पैसा है वो बहुत प्यारा लगता है कि भैया मेरे पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से ट्रंप जो है ना जो रशिया और, क्योंकि ये देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई किसकी हो रही है, नाटो की, ठीक है। नाटो का मेंबर बनने के लिए जो है यूक्रेन यूएसए के शिफ्ट तरफ जा रहा था, जो चीज़ रशिया को पसंद नहीं है। लेकिन ट्रंप पता क्या करते हैं ट्रंप ना रशिया के अगेंस्ट में रशिया को ये बोलते हैं कि तुम अटैक करो और अटैक करो इस पर। और ऊपर से यूरोप के सपोर्ट में नहीं है ट्रंप जो है, ठीक है। क्योंकि यूरोप ना क्या होता है, क्योंकि यूरोप और एक मिनट जो यूरोप की नेशंस जितने भी 28 नेशंस हैं और यूएसए के बीच में जो क्लाइमेट के समिट्स हैं या जो भी हैं उसमें क्या होता है पैसा देना होता है। या फिर नाटो का ही ले लो, ठीक है। नाटो में क्या होता है कि ये सारे 50+ नेशंस हैं, अब इनके सिक्योरिटी देना। नाटो का मोटिव क्या है कि मान लीजिए जैसे जर्मन पे अटैक हो गया, ठीक है, तो जर्मन पे अटैक होने पर बाकी जो 49 नेशंस है ना वो सारे मिलकर उस नेशन पर अटैक कर देंगे जिसने जर्मन पे अटैक किया है। दिस इज नाटो का फिलॉसफी ना, यही तो फिलॉसफी है। तो इसके लिए भैया इनकी खुद की आर्मी होती है ना। अब आर्मी के लिए पैसा चाहिए होता है, तो यूएसए ने ये कहा कि नाटो का मेंबरशिप तो चाहिए यूरोप को, लेकिन यूरोप नाटो को बनाए रखने के लिए पैसा नहीं देता है। तो ट्रंप ने पता क्या बोला, रशिया को सीधा सीधा बोल दिया तुम ना अटैक करो और अटैक करो, क्योंकि नाटो की आर्मी को बनाए रखने के लिए ना रशिया पैसा नहीं, वो यूरोप पैसा नहीं देता है। तो दैट मीन्स बहुत फ़नी है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ट्रंप जी जो है अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रंप जो है यूएसए, इन शॉर्ट यूएसए भी इज़राइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगर इज़राइल और पैलेस्टीन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इज़राइल का काफ़ी अच्छा सपोर्टर है, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती आपको पता है, दोस्ती यारी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। लेकिन ट्रंप से उम्मीद है कि ये वॉर ऐसा डेमोक्रेटिक की तरह नहीं बढ़ाएंगे। और लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कम 3 साल के नियरली हो चुका है ये यूएसए और यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है, और इज़राइल और पैलेस्टीन का वॉर जो है काफ़ी लंबे टाइम से चलता ही आ रहा है, ठीक है। तो ये नाराज़गी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। और अभी जो है देखिए
क्वाड की मीटिंग भी ना अभी 2025 में होगी, ठीक है। आई थिंक ये इंडिया में ही होगी, ठीक है। तो अब जो है फॉरेन विजिट में ट्रंप का इंडिया आना ज़रूर होगा। तो और आपको पता भी है कि क्वाड जो है स्पेसिफिकली इंडिया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। पैसिफिक ओशन में स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए जो है ये क्वाड बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिलेशन वापस बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इकोनॉमिकल है ना, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत टसल रह सकती हैं यूएसए और इंडिया के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल सारा समझ में आया होगा, पर्सपेक्टिव की क्या कहना चाह रहे हैं। 2 दिन का आर्टिकल है, ठीक है। और ये भी अच्छा ही हुआ हमने आज एक साथ कर लिया, क्योंकि डेली डेली सेम चीज़ रिपीट करो ना तो समझ ऐसा लगता है वही सेम चीज़ आ रही है, लेकिन ये सही रहा है ना। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए क्या मुद्दा है, मैं बताती हूँ। एक्चुअली ना ये केस ना इस चीज़ का है, हमारा आर्टिकल 39B जो है, ठीक है, इसके अंदर ये एक्चुअली ये डीपीएसपी है, और डीपीएसपी के अंडर में ये चीज़ सीधी सीधी लिखी हुई है कि आर्टिकल 39 में जो है ये स्टेटमेंट मेंशन है, मटेरियल्स रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। दैट मीन्स अगर स्टेट, यानी स्टेट आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट कौन होता है, आपके लेजिस्लेटिव, आपके असेंबली, आपके जो भी ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, अगर उन्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक शहर है, सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे किसी पर्सन का घर है, और इस शहर से यहाँ से इन्हें रोड निकालना और बीचों बीच में इनका घर आ रहा है, तो घर तो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया ना। तो आर्टिकल 39 क्लॉज बी ये बोलता है कि अगर उस कम्युनिटी के लिए अगर आपको किसी का मटेरियल लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है आपके 21 या 14 का जो है उल्लंघन नहीं करेगा। इसका प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 31C के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है कि भैया अब बात आ जाती है कि जो स्टेट है वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का घर हो सकता है, किसी की लैंड हो सकती है, किसी की ज़मीन हो सकती है, किसी की फैक्ट्री हो सकती है, वो ले सकता है और कंपनसेशन दे सकता है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी में यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इसलिए सरकार ले सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 39 का कहना है। और इसी चीज़ के लिए ना यहाँ पे इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए 1977 में ना जस्टिस VR कृष्णा अय्यर करके केस आया था, जिसमें 2 जजेस ने ये बात बोली थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39B क्लॉज है ना, ये सही है। दैट मीन्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी चाहे किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को ले सकती है, क्योंकि उसे जो है कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है, जो हमारा 39 क्लॉज B में बोल रखा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है ना यहाँ पे इस चीज़ का बहुत बड़ा केस आया 1992 में। क्या हुआ फिर मैं बताती हूँ, इसमें केस ऑल तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। 1992 में क्या हुआ, महाराष्ट्र में ना महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत एक केस पिटीशन फाइल किया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी यही चीज़ थी कि यहाँ पे अगर म्युनिसिपैलिटी को लगता है कि किसी का भी लैंड ज़मीन जो है उसके एक लॉज में, म्युनिसिपैलिटी के लॉज में सेक्शन था कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट के। तो यहाँ पे पिटिशनर ने केस फाइल किया था 1992 में, ठीक है। तो इसमें 9 जज की बेंच बैठी थी, जो 2002 में जाके सुनवाई हुआ। अब फाइनल वर्डिक्ट जो है ना अब आया है 2024 में, नियरली 30 साल हो चुके हैं इस केस को, ठीक है। अब फाइनल वर्डिक्ट आया है 1992 की केस का, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है, भाई देखो जो हमारा आर्टिकल 39B है ना, इसमें ये बात तो सही लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आप जो है, ये आपका कहाँ गया, मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी जो है, इसके बेसिस पे स्टेट जो है यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ले सकती है, क्योंकि उसे इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना है। क्योंकि 1990 के बाद से यहाँ पे जो ये लाइन बोला जा रहा है कि 1990 के बाद से हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन है। आपको इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए जो है नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ना करके, जो हमारा 1990 से पहले होता था कि गवर्नमेंट पहले नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर देती थी, खुद के पास ज़्यादा कंट्रोल रखती थी, वो चीज़ 90 के बाद चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये बोला है ना, ये 39B जो है अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के अब जो है 9 जज की बेंच ने बैठे हैं अभी, ठीक है, जिसमें 8 ने मेजॉरिटी में सपोर्ट किया और 1 ने अगेंस्ट किया है। इन्होंने सीधा बोला है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी
चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी लैंड हो, उसका घर हो, और आपको चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पहले ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो जो ज़मीन है, वो जो प्रोडक्ट या जो लैंड है, वो किस सेंस में चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा लगा कि यहाँ से हाईवे निकालना और किसी का घर है, किसी की खेत है, तो आपने सीधा निकाला और आपने बोल दिया कि ये घर और ये जो ज़मीन है हमारे पास होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 93 के तहत इसके पास राइट्स है, ड्यूटी है, तो ले सकता है और आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती है अब गवर्नमेंट, और यही जजमेंट जो है अब 9 जज बेंच की जजमेंट आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, एक लास्ट आर्टिकल है, देखिए ये है यूपी मदरसा एक्ट के ऊपर। देखिए केस क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक आर्टिकल था, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यूपी के अंडर में आपको पता है, देखिए ये वाला जो यूपी वाले एरिया है ना, मेनली जो है इस्लामिक पॉपुलेशन भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अभी मार्च 2022 को ना, मार्च 22 को, इस 2024 के मार्च को इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बोला यूपी को कि यूपी में जो मदरसा एजुकेशन चल रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म है इसको ख़त्म कर रहा है ये। ठीक है, तो जबकि सेक्युलरिज्म की बात आ जाती है, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इलाहाबाद ने कहा कि हमारा जो यूपी के अंदर में मदरसा के तहत जो पढ़ाई करी जाती है उसे यहाँ पे ख़त्म किया जाए। अब पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपकी 1973 के केशवानंद भारतीय स्टेट वर्सेस ऑफ केरला में आया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेन वो है, फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसका वायलेशन करते हुए जो है कोई भी लॉ नहीं बना सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, ये चीज़ आई थी। अब बात आ जाती है कि जो मदरसा एजुकेशन है ये क्या होता है। देखिए मदरसा एजुकेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे ना जैसे यूजीसी एक्ट के तहत ना, यहाँ पे सेक्शन यूजीसी एक्ट के 22 के तहत ना, यहाँ पे मदरसा जो रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे ये बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स करवाती है। ठीक है, ऑल्दो ये एनसीईआरटी के अंडर में ही है, और एनसीईआरटी की एजुकेशंस भी करवाती है और अपने रिलीजन बेस्ड जो एजुकेशंस है वो भी करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये कहीं ना कहीं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से होने की वजह से सेक्युलरिज्म को ये जो है वॉयलेट करती है, और ये सीधा सीधा हमारा आर्टिकल 21A, यानी 21A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का क्वालिटी एजुकेशन देने का है, फ्री ऑफ एजुकेशन देने का है, उसका वॉयलेशन करता है। ठीक है, ये चीज़ किसने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस किया। तो अब बात ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं दिया, देखिए अभी केस चल रहा है इस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब पूरी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मदरसा एक्ट है 2004, इसको जो क्वैश किया वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्वैश नहीं कर सकती। दैट मीन्स अभी जो है यहाँ पे जो भी मदरसा है वो चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि भाई सीधी बात है, जो आप इलाहाबाद कोर्ट ने जो बोला है ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन है। तो इन्होंने सीधा सीधा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो डॉक्ट्रिन नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस के लिए, ऑर्डिनरी कानून के लिए नहीं आया। बेसिक जो स्ट्रक्चर है, एक तो ये पॉइंट बोला। दूसरी बात इन्होंने बोला कि अब जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है मदरसा को, क्योंकि ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है और एजुकेशन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में है। दैट मीन्स स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ सेंटर का चलेगा, यहाँ पे स्टेट भी जो है अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी के एजुकेशन को बचाने के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 21A का जो वायलेशन हाई कोर्ट बता रही है, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इन माइनॉरिटीज़ में जो है एनसीईआरटी की एजुकेशन भी दी जा रही है और रिलीजन बेसिस पे भी दी जा रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे अभी बोला है कि हाई कोर्ट ने जो स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी क्वैश करने की बात करी कि मदरसा एक्ट जो रिलीजन के बेसिस पे, दैट मीन्स उर्दू, पारसी, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सब में जो भी इस्लाम के जो भी अलग अलग ग्रंथ हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, उसको बैन करने के लिए बोला था। तो वो चीज़ बैन नहीं हो गई है। ठीक है, अभी ऑल्दो फाइनल जो है वर्डिक्ट अभी नहीं आया, लेकिन अभी तक तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है इस पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था कल और आज का। तो थैंक यू।